नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज आपके सामने हूं एक नई शख्सियत के साथ। ये शख्सियत हैं अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा थानेसर से कांग्रेस के विधायक हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। लंबी पारी ये आईएनएलडी की राजनीतिक पिच पर खेल चुके हैं। इन दिनों ये कांग्रेस में एक्टिव हैं और कांग्रेस की राजनीतिक पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा से हम कुरुक्षेत्र के बारे में जानेंगे, हरियाणा की राजनीति को समझेंगे, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। अशोक अरोड़ा जी, आपका दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपका भी, आपके देखने वाले दर्शकों का। अरोड़ा जी, सबसे पहले मेरा सवाल है, आज आप लोगों ने, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है चंडीगढ़ में। मुद्दा था ईडी की कार्रवाई का, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। क्या है ये असल मामला, क्या है, क्या मानते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष है। अब ईडी भी राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करने लगी क्या? हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा जी। बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी, बहुत से हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया। जब जाके देश आजाद हुआ, हमारा अपना एक संविधान बना, प्रजातंत्र बना। संविधान में अलग अलग सबकी ड्यूटियां दिखाई गई कि प्रजातंत्र के अंदर न्यायपालिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी। कुछ स्वतंत्र एजेंसियां भी दी जिन पे मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे चुनाव ही होगा, ईडी है, सीबीआई है। तो इस प्रकार से अलग अलग ड्यूटियां बांटी गई। परंतु पिछले 11 साल से, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, जी। जो हमारे यहाँ डोमिनिक्स बॉडियां जिनको एक आजादी मिली हुई थी काम करने की, उनको निरंतर में करके अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 11 सालों में लगभग 900 के करीब लोगों पे इस प्रकार ईडी का इन्होंने किया। और आपको हैरानी होगी कि उनमें कोई बीजेपी का नेता नहीं, सारे उनके विरोधी दल के नेताओं के ऊपर की, और अब तक किसी को भी ये सजा नहीं दिला पाए। और जो नेता इनकी बात मान लेते हैं, तो जैसे अशोक चौहान जैसे लोग हैं, उनको फिर सरकार में शामिल कर लेते हैं, पार्टी में शामिल करके उनको इनाम दे के संसद बनाने का काम करते हैं। तो हमारा जो विरोध है कि आज प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जी। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी वो इस देश के किसान की, गरीब की आवाज उठाते हैं, देश के ऊपर कोई हमला होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, अगर देश की जमीन चीन के द्वारा दाबी जाती है उस पर आवाज उठाते हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे दबाया जाए। पहले भी 55 घंटे के लगभग जी। उनसे ईडी ने पूछताछ की, और अब फिर उन पे चार्जशीट करके उनको दबाने का प्रयास किया है। हमारा विरोध आज ये है कि सरकार जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र काम करने दे, ना कि अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल पर अरोड़ा जी, ये आरोप तो आपकी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तब भी लगता रहे सीबीआई को, तो ये बताया गया कि सीबीआई को तोता तो बोलते थे लोग। तो अब बीजेपी के सरकार में अगर ये कार्रवाई हो रही है, तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि एजेंसियों पर सरकार का किसी तरह का दखल है? कांग्रेस के राज में सीबीआई का इस्तेमाल कभी अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं हुआ। ये जो इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं, इसका गलत है। मेरा कहना है कि चाहे सरकार कोई भी हो, परंतु जब हमारे संविधान में स्वतंत्र एजेंसियां, जैसे चुनाव आयोग, आज चुनाव आयोग के सामने भी अगर कोई जाता है तो वो भी बीजेपी की और सरकार की भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार की इन एजेंसियों को अगर स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो हम स्वच्छ प्रजातंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। आरोप तो आपकी कांग्रेस के जो हरियाणा में करता धरता है, मुखिया हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी लगे हैं, सीबीआई के केस भी चल रहे हैं, ईडी ने भी उन पे चार्जशीट दाखिल की है। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि देखो, मामला कोर्ट में है जी। परंतु जिस प्रकार से उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, मेरा यही मानना है कि वो आरोप भी राजनीतिक से प्रेरित है। बाकी मामला कोर्ट में जो फैसला होगा। कोर्ट में एक फैसला आपके खिलाफ भी गया है अरोड़ा जी, आपके चुनाव को चैलेंज किया गया है। वहां से जो पूर्व मंत्री रहे हैं सुभाष सुधा जी, उन्होंने आपके इलेक्शन को चैलेंज किया है। वो क्या मामला है, आखिर क्या कमियां रह गई, क्या उनको क्या दिक्कतें हैं? कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ नहीं कोर्ट आया। का फैसला नहीं है, मैंने कहा कोर्ट में केस गया आपके कोर्ट में खिलाफ। केस इस चुनाव की लगभग 25-26 इलेक्शन पिटीशन होनी है। जी। उसमें एक थनेसर की इलेक्शन पिटीशन भी है। जी। और मैंने भी 2019 का जो चुनाव लड़ा था, मैंने भी वो इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है जिसका अब तक फैसला नहीं हुआ। और
ऑन प्रूफ डाली हुई है, परंतु क्योंकि वो मामला कोर्ट के विचाराधीन है जी। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए अरोड़ा जी, आपसे बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट और कुरुक्षेत्र जिले में पहली बार चौधर आई है। चौधर बोले तो मुख्यमंत्री आपके जिले से बना है। करनाल सीएम सिटी था, रोहतक भी रहा, हिसार भी रहा, सिरसा भी रहा, आज कुरुक्षेत्र है। तो आपके लिए तो ये गर्व की बात होगी, आपके एरिया के लोगों के लिए ये एक सम्मान की बात होगी कि सीएम आपके शहर से है। बिल्कुल तो अच्छी क्या बात। उम्मीद आप करते हैं मुख्यमंत्री से कि कुरुक्षेत्र में क्या आप नया चाहते हैं? देखिए अच्छी बात है कि आज सीएम जो है हमारे जिले से है जी और लगभग 1 साल से सीएम नायब सिंह सैनी जी हमारे जी जिले से हैं, जी परंतु 1 साल में जो सीएम सिटी के लोग जी या सीएम का जो जिला होता है, जी जी जो लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, तो मेरा मानना है कि आज तक वो कोई नई चीज 1 साल में नहीं कर पाए और हमें उम्मीद है कि आगे वो करेंगे। जैसे कुरुक्षेत्र की बहुत प्रॉब्लम है, जी। कुरुक्षेत्र का बाईपास है, तो वर्षों से इसकी आवाज उठती शायद आ रही है। मंजूर हो गया बता रहे हैं मैं कह रहा हूँ आवाज वर्षों से इसकी उठती आ रही है, जी क्योंकि कुरुक्षेत्र में बाहर से धार्मिक टूरिस्ट काफी आता है, जी जो आस्था है, जिनकी गीता जयंती पे भी आते हैं, जी हर अमावस पे भी आते हैं, शहरों में जाम लग जाता है। तो मैंने विधानसभा में इस बार कहा था कि आप लगातार कह रहे हैं कि भारतमाला 2 में हमने डाला हुआ है, जी परंतु वो अगर उसको जमीनी हरकत पे लाया जाए तो 10 साल से हमने सुनते सुनते हो गई पास हो गया, पास हो गया, हर विधानसभा सत्र में सुनता है। जी तो मैंने क्वेश्चन लगा के भी कहा था कि कुरुक्षेत्र को रिंग रोड बनाया जाए जी जो चारों तरफ हो, बिल्कुल। ताकि कुरुक्षेत्र की जो ट्रैफिक की समस्या है उसको हल हो जाए। परंतु आश्वासन दिया गया है कि जब ये जो पेवा से यमुनानगर तक 4 लेनिंग नेशनल हाईवे होगा, जी उसके साथ कुरुक्षेत्र और लाडवा का बाईपास बनेगा। और मेरी तो यही है कि मुख्यमंत्री अगर कुरुक्षेत्र जिले से है और हमें हमारे शहर को सबसे बड़ी समस्या है, तो ये रिंग रोड बना के दोनों तरफ शहर के इस समस्या का हल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुरुक्षेत्र में 2-3 रैलियां कर चुके हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी आए हैं। बात ये की गई थी कि कुरुक्षेत्र को टॉप क्लास टूरिज्म सिटी बनाया जाएगा। क्या लगता है कुछ काम हो पाया है, टूरिज्म सिटी बन पाया है? टॉप क्लास नहीं, किसी लेवल का कुछ कुछ आपको लगता है कि कुछ बना? कुरुक्षेत्र में जब स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी जी प्रधानमंत्री वहां रहे। से एमपी भी रहे, जी मिनिस्टर भी रहे जी और कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर भी जी रहे, उन्होंने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था ताकि कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ हैं, जी जिनके प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, उन तीर्थों का जीर्णोद्धार हो सके। उसके लिए उन्होंने काम भी किया। जी और सरकारें चाहे कोई भी रही हो, कई ये लोग तो ये कह देते हैं कि जो अब हुआ पहले कभी हुआ ही नहीं, जी परंतु सरकारें चाहे वो चौधरी बंसीलाल की रही हों, चौधरी भजनलाल जी रहे हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हों, चौधरी देवलाल रहे हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हों, जो भी मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए काम किया है। कुरुक्षेत्र में काम हुआ, ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में काम नहीं हुआ, परंतु अब भी बहुत ऐसे दिखते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर जिस पे काम होने की जरूरत है। जैसे गीता जयंती में मैंने कहा जाम लग जाते हैं, इसी प्रकार हमारा जो मेन ब्रह्म सरोवर है, स्नेह सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के आज सारे पत्थर टूटे पड़े। वो विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी को उसके जीर्णोद्धार के लिए आप अलग से फंड दो। हमारा सबसे पवित्र सरोवर है स्नेह सरोवर, जी आज उसमें इतनी बुरी हालत है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने मीडिया के सामने दिखाया था, सोच का सीधा पानी सीधा सरोवर में जा रहा था। तो जो हमारा आस्था का प्रतीक है, उनके प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए। मतलब गीता की गाय की सरकार है। हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। बात कुरुक्षेत्र के एयरपोर्ट की भी आई थी। नवीन जिंदल ने भी शायद 1-2 बार ये इशू उठाया है, जो एमपी हैं, आपकी कांग्रेस में होते हुए भी ये इशू उठा था। तो आपको नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र को भी एक एयरपोर्ट मिलना चाहिए? जब गीता जयंती इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है समारोह, तो आप इसकी आवाज उठाएंगे या किसी लेवल पे ये मामला विचाराधीन रहा है? देखिए पहले कई बार इस प्रकार की आवाज उठी है कि कुरुक्षेत्र में एयरपोर्ट बनना चाहिए, और मैं मानता भी हूँ कि जिस प्रकार इंटरनेशनल गीता जयंती है, आपका बड़ा वाजिब सवाल है, इंटरनेशनल गीता जयंती में बाहर से टूरिस्ट आए, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, तो कुरुक्षेत्र के नजदीक कहीं भी बनाया जा सकता है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
बाहर से देश दुनिया से टूरिस्ट आता है, धार्मिक नगरी है, गीता की उपदेश स्थली है, लेकिन पाबंदियां इतनी हैं कि कोई अच्छा होटल वहां भी नहीं खुला है और ना ही खुलने की कोई संभावना है। उसके पीछे भी वो पाबंदियां हैं, कई तरह की पाबंदियां हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन पाबंदियों को थोड़ा सा दरकिनार करके और इस धार्मिक नगरी के बारे में कुछ नई नई तरीके से सोचना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। कुरुक्षेत्र के अंदर जो नगर परिषद की हमारी सीमा है ना, जी। उसके अंदर पाबंदी है। जी। नगर परिषद की सीमा से बाहर कोई होटल आए और आए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये पाबंदियां हटनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक होली सिटी है, उसका दर्जा हमारे धार्मिक नगरी है, रहना चाहिए। परंतु उसके बाहर होटल आए, कोई दिक्कत नहीं है। होटल तो जो है पिपली पैराकीट है, जी। पिपली बंद हो गया शायद। नगर परिषद से बाहर था, अब नगर परिषद के अंदर ले लिया है तो हो गया। उस पर मतलब हमारे जो ब्रह्म सरोवर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे कई गांव की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, जी। वो बात नहीं। परंतु क्योंकि जो हमारे शहर को होली सिटी का दर्जा मिला हुआ, ये बना रहना चाहिए। कई आरोप इस तरह के भी लगते हैं कि केडीबी की जो जमीन हैं, वो जमीनें भी लोगों को दे दी गई हैं, संत महात्माओं को दे दी गई हैं, अलग अलग मंदिरों के नाम पे दी गई हैं। तो आरोप भी लगते हैं कि इनमें धांधली भी हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का जितना प्रचार हो अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र में हमेशा बाहर से लोग आते हैं जी। और हर जाति की धर्मशालाएं अलग अलग भी हैं। जी। मंदिर भी हमारे बड़े, अक्षरधाम भी वहां पे है, जी। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, अस्कोन का टेम्पल है, हुड्डा साहब ने जगह दी थी। इस प्रकार 18 मंजिली गीता मंदिर बन रहा है, उसकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जगह दी थी। अब स्वामी ज्ञानानंद जी को सरकार ने भी जगह दी है, तो अच्छी बात है। परंतु मेरा एक मानना है कि जो बची हुई कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जमीन है, क्योंकि आगे और जमीन लेने की जगह नहीं है। जी। पहले ही जो हमारे, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा 2 तरह का वहाँ कुरुक्षेत्र का है। जी। एक तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने जमीन एक्वायर की थी, जी। जमीन को एक्वायर किया था, उसके पैसे दिए थे, और कुछ मेला एरिया की जमीन छोड़ी थी जो मालिकों के पास थी, जी। परंतु उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी। वो थीम पार्क वाला एरिया बता रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा, उससे अलग है। अलग से मेला एरिया था जी। जो छोड़ा हुआ था। परंतु बहुत से कॉलोनियां वहां भी कट चुकी हैं, आगे और जगह लेना सरोवर के नजदीक संभव है, क्योंकि कॉलोनियां कट चुकी हैं। जी। इसलिए आगे और जगह खराब ना हो, जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट बोर्ड की जमीन है उसको आगे और नहीं देनी चाहिए। जी, अरोड़ा जी, थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। आप कांग्रेस में एक्टिव हैं, कांग्रेस विधायक दल का फैसला नहीं हो पा रहा है। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, 8 अक्टूबर को पिछले साल चुनाव के नतीजे आए थे। क्या लगता है इस देरी के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कुरुक्षेत्र कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जी। और मीटिंग के अंदर एक सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पास किया था कि हाईकमान जिसको भी सीएलपी का लीडर बनाएगी, सारी कांग्रेस विधायक दल को मंजूर होगा। और उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने 1 to 1 एमएलए से पूछा, और हाईकमान के पास मामला है। देरी क्यों रही ये तो नहीं मैं बता सकता, परंतु देरी नहीं होनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में, एक उनका मोरल जो है ना वो डाउन होता है। तो हाईकमान को जल्दी फैसला लेना चाहिए, ये जरूर आपके माध्यम से कहूँ। अरोड़ा जी, मेरे को 25 साल हो गए पत्रकारिता में। कांग्रेस में जब भी कोई बात होती है तो 1 लाइन का ही प्रस्ताव जाता है, 2 लाइन का प्रस्ताव मैंने आज तक नहीं देखा। चलो एनी, अब आपकी बात को बड़ी करते हैं। प्रधान का फैसला भी नहीं हो पा रहा है। बात ये थी कि सीएलपी के साथ प्रदेशाध्यक्ष, प्रधान हमारे उदयभान जी हैं, पार्टी के नहीं प्रधान नहीं, हैं। बात ये चल रही है कि सीएलपी और प्रदेशाध्यक्ष दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों का फैसला एक साथ ही होना है। तो प्रधान की वजह से सीएलपी नहीं बन पा रहे, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, मेरे को देखो इसके बारे में हाईकमान क्या फैसला लेगा, मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं। इन केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सीएलपी लीडर नहीं बनाया जाता, तो आपकी नजर में कौन ऐसा बेहतर विधायक है जिसको सीएलपी का नेतृत्व दिया जाए आपके साथ, क्योंकि आप भी दावेदारों में एक हैं? जब कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाता है ना सर्वसम्मति से, फिर उसमें व्यक्तिगत राय नहीं होती, वो सामूहिक फैसला होता है। और सामूहिक फैसला विधायक दल का है कि हाईकमान जिसको बनाएगा मानेंगे, उसमें कोई हो, किसी की अपनी इच्छा नहीं होती।
लेकिन हाईकमान के इसके बात तो ठीक है आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आपकी मीटिंगें हो रही हैं, नए प्रभारी आपके हैं, बीके हरिप्रसाद आए हैं, वो भी बार-बार मीटिंगें ले रहे हैं, सीएलपी की भी चर्चा हो रही है, इसके अलावा चुनाव में हार के कारण तलाशे जा रहे नहीं, हैं। बीके हरिप्रसाद जी ने मीटिंग ली है, मैं भी गया था। जी। कोई सीएलपी के लीडर की चर्चा नहीं हुई। पार्टी के संगठन को हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन को हम लेके जाएं, इसके बारे में बात कैसे लेके जाएँगे? आपका संगठन नहीं है पिछले 12 साल से तो, बगैर नहीं, संगठन के कांग्रेस ये चल रही मैं कह है। रहा हूँ, इसकी कमी है, इसकी कमी जरूर है, रही चुनाव के अंदर भी देखने को मिली, परंतु अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी ही अपना संगठन खड़ा करेगी। लगातार तीसरा चुनाव कांग्रेस हार गई है हरियाणा विधानसभा का। बेशक पार्लियामेंट में 5 सीटें आप लोगों ने जीती, लेकिन उसके 4-5 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव होते हैं। पॉजिटिव माहौल था, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बावजूद उसके आप 37 सीटों पर सिमट गए। इन हार के पीछे आपको लगता है क्या कारण है? यार का कोई एक कारण नहीं होता। जी। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने बीजेपी से फालतू वोट ली। जी। विधानसभा के चुनाव के अंदर हमारी परसेंटेज लगभग बराबर रही, वो 47 सीट जीत गए, हम 37 सीट पे रह गए। कारण कई होते हैं। एक तो जो आपने संगठन की बात की, संगठन की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। बाकी कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई हुई है, पार्टी की कमेटी देख रही है क्या क्या और कारण हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि टिकट आवंटन में कहीं चूक हुई है पार्टी से? सीटिंग गेटिंग का फार्मूला आप लोगों ने अपनाया, ये पब्लिकली सब जानते थे कि कुछ एमएलए ऐसे थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, माहौल उनके खिलाफ था, बावजूद उसके सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपना के टिकट दे दी गई। उसका वो भी एक बड़ा कारण रहा है कांग्रेस की हार का। क्या आप नहीं मानते ऐसा? तो मैं ये नहीं मानता कि टिकट में कोई गड़बड़ हुई, परंतु जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला आप जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपके एमएलए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही हैं, मैं अपने ऊपर ले, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एमएलए हूँ जी। और हमारे बहुत से और साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनको ये पता है कि अगली बार टिकट ही अशोक को मिलने, क्यों काम करेंगे वो? बिल्कुल। हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है। ये जरूरी नहीं है कि उसी को टिकट मिले, पर यह भी जरूरी नहीं उसको ना मिले। जी। अगर आप फार्मूला तय कर दोगे ना सीटिंग गेटिंग का, उससे पार्टी में कमजोरी आती है। कार्यकर्ता फिर वो उस मन से काम नहीं करता जिससे वो करना चाहता है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हों, चाहे वो सीटिंग हो या बाहर से हो, उनको टिकट देना चाहिए, ताकि लोगों की भावनाओं के आप अनुरूप काम कर सको। तो क्या माने कांग्रेस में विल पावर की कमी रही है? बीजेपी को अगर देखेंगे, बीजेपी ने तो मिनिस्टर्स तक की टिकटें काट दी, जो सीटिंग के विधायक थे, मंत्री थे, उनकी टिकटें भी काटी हैं। कांग्रेस ये स्टेप नहीं उठा पाती। कई बार ऐसा होता है दिनेश जी, जी। इंसान पीछे से सीखता है, आगे की कल्पना करता है। हम कल्पना करेंगे कि आगे और अच्छा हो। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ फ्रेंडली मैच खेला है। आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने लड़ाई लड़ी हरियाणा में, पिछले इस सरकार के खिलाफ लड़ा, लगातार जी। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी ने ही लोकसभा में भी 5 सीटें जीती और विधानसभा में 37 जीती। अब वो दूसरी पार्टी तो बता दो जो लड़ रही है उनके साथ, बीजेपी के साथ लड़ी कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन पार्लियामेंट में भी टिकटों के आवंटन पे सवाल उठे थे। पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे फेस दिए गए, ऐसे चेहरे दिए गए कि वो पहले से ही पता था कि कमजोर है, लेकिन फिर भी उनको उतार दिया गया। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर का सारे मजबूत और जातीय समीकरण के हिसाब से और आपका पूरा इलाके को देखते हुए टिकटें दी गई थी। उसके नतीजे भी अच्छा है। हार जीत तो किसी की भी हो सकती है। जी, लोकसभा में मानता हूं मैं आपकी कि पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की थी, एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नजर आया था, लेकिन विधानसभा में इसके उलट हुआ है। विधानसभा में एक कास्ट विशेष को टिकटें देने में तवज्जो दी गई। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भी हार हार आपकी हुई होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। विधानसभा के अंदर भी आप देखोगे हर वर्ग को जी। टिकटें देगी, बैकवर्ड को भी देगी, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो दूसरी जातियां होती हैं, जैसे चमार को भी देगी, वाल्मीकि को भी देगी, धानक को भी देगी, और आपके छोटी से छोटी बरादरी है ओड है, ओड को भी टिकट दी गई है। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से सामाजिक और आपका सोशल इंजीनियरिंग करके टिकटें दी थी। हार जीत तो देखो
समय के हिसाब से होती है, परंतु ये नहीं कह सकते कि किसी वर्ग को ज्यादा या कम दी। टिकट तो कुमारी शैलजा भी मांग रही थी, क्या कारण रहे उनको टिकट नहीं मिली? कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता हैं और हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो टिकट देने वालों में थी, ये तो वही बता सकते हैं कि मांग रहे थे कि दे रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, और उनको मिलती तो मैं कांग्रेस को कह रहा फायदा कि होता? वो खुद टिकट बांटने वालों में थे, बड़े नेता हैं हमारे। आपकी बात होती है उनसे? हाँ, होती है। आपकी कल बात भी हुई अभय सिंह थी, चौटाला से भी होती कल है? भी हुई पुराने थी, मित्र हैं कल आपके? भी हुई थी। अच्छा शैलजा जी ने, मेरा जन्मदिन था, मेरे को विश की। जी, मुबारक हो आपको, हम भी दे रहे हैं। हाँ, थैंक यू। अभय सिंह मेरा छोटे भाई की तरह है, हमेशा बात हो। मेरे कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जिसके साथ संबंधों में कभी खटास आई हो। तो क्या कारण रहे आपने इनेलो एकदम से छोड़ दिया? आप 15 साल तक एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, लंबी राजनीतिक पारी आपने इनेलो में खेली है, एकदम से आपने इनेलो से दूरी बना ली। दिनेश जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी, आगे ही बात करते हैं। आप मतलब कुछ बताएंगे नहीं इस मामले में? मेरा पारिवारिक संबंध रहे हैं, मेरे को परिवार संबंध चौटाला साहब के साथ भी रहे, आपके चौटाला साहब ने आपको मान सम्मान आज भी भी दिया लगता है। आज भी उस परिवार के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, नायब सिंह जी ने प्रयास किया लोगों में जाने का, लोगों में लगातार जा भी रहे हैं, जी परंतु जो जमीनी हकीकत है ना, वो मैं जो बाहर फीडबैक ली है लोगों से, जी जिस स्तर का काम होना चाहिए आज हो नहीं पाया। शायद अधिकारी वर्ग जो है वो अभी पूरी तरह से उनके काबू में नहीं आ पा रहे। ये बात तो कभी से होती आ रही है। मनोहर लाल जी भी 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बारे में भी कहा गया कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, उनके टाइम में भी बताया गया कि अफसरशाही जो है बेलगाम है। तो क्या है कारण, क्या है इस पे लगाम कसेगा कौन? कसेगा तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से लोगों में जाते हैं और लोगों की अगर बात सुन के जी आप लोगों के काम नहीं कर पाओगे, तो मैं मानता हूं कि जितना लोगों का आपके प्रति क्रेज है, उतना ही विरोध भी आपके प्रति उतनी तेजी से बढ़ेगा। जी, लेकिन तारीफ बहुत होती है, हंसमुख मैं बहुत है, वही कह हंसते रहा रहते हूँ, हैं हमेशा। खाली हंसने से काम नहीं चलता, काम से काम चलता है। हंस के तो काम ठीक है, अच्छी बात है, आपको लोगों के साथ मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परंतु जब आप सत्ता पक्ष में हो, लोग मीठा बोलने के साथ साथ काम की भी आपसे उम्मीद रखते हैं, वो आज जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है अरोड़ा जी, आपने चौधरी बंसीलाल को भी देखा है, आपने ओम प्रकाश चौटाला जी को भी देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी राज आपने देखा है, मनोहर लाल खट्टर का भी देखा है, आप खुद भी सरकार का पार्ट रहे हैं, आप परिवहन मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब आप नायब सैनी का कार्यकाल भी देख रहे हैं। आपसे अगर बात की जाए तो आप किसको सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री मानते हैं? देखिए, बहुत आपका टेढ़ा प्रश्न है। इतना टेढ़ा भी नहीं है। मैं बताता हूँ, मैंने तकरीबन सब लोगों को काम करते देखा है, हर एक का अपना अपना होता है काम करने का ढंग। तो मैं किसी को ये कहूँ कि किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं। जितने भी नाम आपने गिनाए हरियाणा प्रदेश के लिए, चाहे जो चौधरी देवलाल जी हों, चौधरी बंसीलाल जी हों, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पे चौधरी भजन लाल जी भी रहे। हाँ, भजन लाल जी जी भी, हर स्तर मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि हरियाणा को आगे बढ़ाया जाए। परंतु क्या है कि जिस समय ये लोग मुख्यमंत्री थे, जी बड़े सीमित साधन थे, जी बहुत कम बजट हरियाणा प्रदेश का होता था। और एक तो समय ऐसा था जब 1966 में हरियाणा बना, उस समय तो नया स्टेट बना था, समस्याएं थी स्वाभाविक। हरियाणा प्रदेश के अंदर। बिजली की भी कमी थी, पानी की कमी थी, सड़क की कमी थी, पैसे की कमी थी। तो सब लोगों ने प्रयास किया। आज की सरकार के पास तो 2,05,000 करोड़ का बजट का पेश किया है, और एक ऐसा समय था जब 2,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। तो जब आदमी के पास क्षमता बढ़ती है तो काम भी ज्यादा होना स्वाभाविक है। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, महा मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हो कि हमारा 2,05,000 करोड़ का बजट हो गया है, यार आपके एमएलए उस पर मेजें थपथपा रहे थे, परंतु इसमें आपका योगदान नहीं है जी इसमें सबसे बड़ा योगदान है महंगाई का। जी क्योंकि अगर आज एक चीज 10 की है तो आपको 10 रुपए पे टैक्स आएगा,
अगर वही चीज 10 दिन बाद 100 की होगी तो 100 पे टैक्स होगा। अगर पेट्रोल 50 रुपये में था, पहले 50 रुपये में वैट आता था, आज 90 है तो 90 पे वैट आता है। उसमें लगभग 90-92 हजार करोड़ रुपया आपको टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में आ रहा है, आपको एक्साइज के रूप में, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में आ रहा है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो जनता को उस महंगाई का फायदा मिले, टैक्सों में आपको कमी करनी चाहिए। तो मैंने कहा हर स्तर पे सीमित साधनों में भी उस समय काम हुए हैं और अब भी हो रहे हैं काम। मैं ये नहीं कहता कि काम बंद हो गए हैं, परंतु अब जब ये बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 57 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ये बता दें, अगर हरियाणा की बात करें कि बीजेपी सरकार के आने से पहले जितने थर्मल प्लांट लगे हुए, किसके लगवाए थे? जिस थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन फाउंडेशन करने प्रधानमंत्री जी आए थे, ये सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट बहुत पहले शुरू हो गया था। 2004 में इसका भूमि पूजन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री काल में रखा। इसको फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काल के अंदर कांग्रेस पार्टी के समय में ये बन के तैयार भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, खेदड़ का भी बना। जिस एयरपोर्ट की बात करें, एयर स्ट्रिप पहले भी थी, एयर स्ट्रिप तो बहुत सारे हैं, परंतु मेरा कहने का मतलब जो ये कहे ना कि पहले कुछ हुआ ही नहीं, वो बात गलत है। जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया, परंतु आज भी हरियाणा में बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको मिलके प्रयास करना चाहिए। आज हमारे हरियाणा का दक्षिणी हरियाणा और इधर भिवानी साइड का जो पार्ट है, आज पानी की वजह से बहुत कमी है। SYL का पानी हमें मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से भी केस हम जीते हैं, जब भी नहीं मिल रहा। तो इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अपराध बढ़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को सबसे जरूरी बात है कि हर वर्ग को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा मिले, जो आज नहीं मिल पा रही है तो वो मिले, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को काउंटर करने के लिए आपकी ताजपोशी की भी चर्चाएं हैं कि आपको CLP का लीडर या पार्टी का प्रधान भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका प्लान क्या रहेगा? नरेश जी, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने आज तक जहाँ भी जिस पार्टी में रहा हूँ कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने तो जब चौधरी देवलाल जी के साथ से राजनीति चौटाला साहब के साथ शुरू की, मैंने कभी टिकट भी नहीं मांगा और मेरे को वहाँ उन्होंने प्रधान तक भी बनाया। और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ताजपोशी तो राजे महाराजाओं की होती है, हम तो कार्यकर्ता हैं। ऐसा भी कहते हैं कि चर्चा रही है कि भाजपा वालों की भी 100 करोड़ पे नजर रही। क्या कभी कोई आपके पास ऑफर आई थी बीजेपी ज्वाइन करने की? मैंने तो कभी INLD छोड़ने की नहीं सोची थी। तो परिस्थितियां बनी कि परिवार में विभाजन हुआ, जिसकी वजह से हमें छोड़नी पड़ी। धन्यवाद अरोड़ा जी। तो ये थे अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ। अशोक अरोड़ा जी से हमने आज बातचीत की है। अशोक अरोड़ा जी से कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर इनका विजन समझा है, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में हमने कुछ समझने की कोशिश की है। INLD छोड़ने की वजह भले ही इन्होंने नहीं बताई, लेकिन अभय सिंह चौटाला इनके मित्र हैं, उनके साथ इनके संबंध आज भी हैं, ये एडमिट करते हैं। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए चेहरे के साथ आमना सामना कार्यक्रम में। धन्यवाद।